हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे इको, अर्थशास्त्र मतलब इको, इकोनॉमिक्स, इसको शॉर्ट में इको बोलते हैं। इसका चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे थे, आय और खर्च की संकल्पना। इसमें हमने आय और खर्च की संकल्पना की प्रस्तावना पढ़ने के बाद हमने इसमें जो वास्तविक खर्च के मापने में जो कठिनाई आती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ये दो थी, एकोपयोगी और विशिष्ट उपयोगी। अब इसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मुद्राकीय खर्च, यानी मुद्रा यानी पैसा, खर्च यानी व्यय करना। इसके बारे में हम अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्थिक विश्लेषण, उत्पादन का निर्णय और कीमत निर्धारण में मुद्राकीय खर्च का ख्याल उपयोगी है। आर्थिक विश्लेषण यानी आर्थिक विश्लेषण मतलब जो भी आप कुछ काम कर रहे हो, आर्थिक अपनी दैनिक दिनचर्या में या जैसे व्यवसाय में किसी भी चीज़ में जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो उसके अंतर्गत आप सबसे पहले क्या करोगे, उत्पादन का निर्णय करोगे कि आपको कौन सा और किस प्रकार से आपको उत्पादन करना है। उसके बाद में कीमत निर्धारण में, अब कीमत निर्धारण भी किस प्रकार से करोगे, जिस प्रकार से आपका खर्च होगा, जिस प्रकार से आप उत्पादन होगा, उसके अनुसार ही कीमत निर्धारण की जाती है। फिर जब ये दोनों हो जाती है उसके बाद क्या होता है, मुद्राकीय खर्च का ख्याल आता है। अब जो मुद्रा है आपको, वो किस प्रकार से आप उसको खर्च करते हैं, ये सब चीज़ें आपके सामने आती है। क्योंकि वार्षिक खर्च और वैकल्पिक खर्च के ख्याल में अनेक मर्यादाएं, जो वार्षिक खर्च है आपका और जो वैकल्पिक खर्च है, हमने ऊपर पढ़ा वार्षिक खर्च क्या होता है और वैकल्पिक खर्च क्या होता है। तो इन दोनों के जब खर्च का ख्याल आता है ना कि ये दोनों खर्च किस प्रकार से होंगे, तो फिर उसकी काफ़ी सारी सीमाएं भी होती है। इसीलिए व्यवहार में उसका व्यापक उपयोग संभव नहीं है। जो हम दिनचर्या में जो रोज के खर्चे में करते हैं वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उत्पादन खर्च को मुद्रा में दर्शाया जाता है। जो उत्पादन जो खर्च करते हो उसे हम कैसे बताएंगे, इतने पैसे खर्च हुए, यानी मुद्रा में हम लोग बता देते हैं। जैसे अभी आपने उत्पादन किया और उसमें आपको कच्चा माल वगैरह लिए तो ये सब पैसे लगे, यंत्र लिए तो पैसे लगे। तो हम इन सबको किस प्रकार से दिखाएंगे, हम इन सबको मुद्रा के रूप में दिखाते हैं, यानी मुद्रा के द्वारा इन्हें दर्शाया जाता है। इसीलिए मुद्रा के खर्च का उपयोगी है। अब जब हम इनको मुद्रा में दर्शा सकते हैं जो खर्च हो रहा है, तो इनके उपयोग किस प्रकार से करें, ये भी हमारे ऊपर एक ख्याल आता है। महत्तम लाभ का उद्देश्य रखने वाला उत्पादक कम खर्च पर उत्पादन करके जो अधिक से अधिक, जो उत्पादक करता है कौन, जो उत्पादन करता है वस्तुओं का, वो क्या कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ रखने का होता है। यानी उत्पादक का होता है कि कम उत्पादन में खर्चा तो कम हो और उत्पादन अधिक से अधिक हो, ये उसका उद्देश्य होता है। अधिक उत्पादन करके उस वस्तु के विक्रय में से प्राप्त आय को महत्तम करने का प्रयास करता है। और जो मतलब उसका उद्देश्य क्या था, कम खर्चे में अधिक से अधिक उत्पादन करना, ये उसका उत्पादक का एक सपना रहता है, एक उद्देश्य रहता है। फिर जो वस्तु, अब खर्चा कम हुआ, उत्पादन अधिक हुआ, अब जो वस्तु उत्पादन हुई उस वस्तु को क्या करेंगे, विक्रय करेंगे। उत्पादन इसीलिए किया जाता है कि बेचने के लिए। जब वो बेच देंगे, विक्रय करेंगे, तो उसमें से जो आय होगी उसको और अधिक करने का प्रयत्न करता है। यानी जो आमदनी उनके पास आई, जो पैसा आया विक्रय करने के बाद, उसको और अधिक करने का उनका क्या रहता है, प्रयास रहता है। किसका रहता है, उत्पादककर्ता का, जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में मुद्रा के स्वरूप में जो खर्च होता है, अब उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें जिस प्रकार से जो पैसा लगता है, मुद्रा होती है, खर्च होता है, उसे मुद्राकीय खर्च कहते हैं। मुद्राकीय खर्च किसे कहते हैं, उत्पादक करता जब किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वो उसका उद्देश्य क्या होता है, महत्तम लाभ कमाने का उद्देश्य होता है। तो वो जो उत्पादन की हुई जो वस्तु होती है उसका विक्रय करके अधिक से अधिक लाभ कमाने की, यानी लाभ का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं, मुद्राकीय खर्च। यानी उसके अंतर्गत जो खर्चा होता है उसे मुद्राकीय खर्च कहते हैं।
उदाहरण, पेन बनाने वाली औद्योगिक इकाई को 1000 पेन का उत्पादन करने के लिए मुद्रा के स्वरूप में 50,000 रुपये खर्च हुआ। अब 1000 उत्पादन करने पेन का औद्योगिक क्षेत्र में क्या करना है, 1000 पेन बनाने हैं। अब जो 1000 जो पेन बनाएंगे उसमें खर्चा हुआ 50,000 का। तो ये जो 50,000 का जो खर्च हुआ वो हुआ मुद्राकीय खर्च, यानी हम इनको क्या करेंगे सॉरी मुद्रा के रूप में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि ये जो खर्च होता है वो मुद्राकीय खर्च माना जाता है। अब है कम अवधि और लंबी अवधि, यानी कम समय और अधिक समय। समयावधि के आधार पर कम अवधि को मुद्राकीय खर्च के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी समयावधि के आधार पर जो कम समय में जो मुद्रा का जो खर्च होता है उसको प्रस्तुत किया जाता है, यानी पैसा भी कम लगता है और समय भी कम लगता है। तो ऐसा खर्चा किस प्रकार से होता है। उत्पादन के कई साधन ऐसे हैं जिनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जाता। कई बार क्या होता है, जो वस्तुएं जो उत्पादन की जा रही है, अब हर चीज़ को तो हम इमीडिएट नहीं बदल सकते, तो कई चीज़ें ऐसी भी है जिनको आसानी से बदल नहीं सकते हैं। साधनों का प्रमाण बदलने पर उत्पादन पर का प्रमाण भी बदल जाता है। अगर मान लीजिए फिर साधनों को, अगर जो साधन उत्पादन में जो साधन लगाए जा रहे हैं अगर उनमें परिवर्तन करना होगा तो उसके साथ ही क्या होगा, उत्पादन का जो प्रमाण है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। कच्चा माल, श्रमिक, ईंधन इत्यादि ऐसे साधन है जिसका प्रमाण कम अवधि में बदला नहीं जा सकता। अभी जो कच्चा माल है, जो मजदूर है, इनको कम समय में कैसे बदल सकते हैं। ईंधन यानी इनका प्रमाण जितना था उतना ही रहता है, इसीलिए इनके प्रमाण की अवधि यानी जो इनका जो समय है, जैसे श्रमिक जितने हैं जितना काम करेंगे, कच्चा माल जितना आया हुआ उसको पूरा करेंगे, और ऐसे साधन यानी जिनके द्वारा उत्पादन किया जा रहा, अब इनमें क्या कमी कर सकते हैं, इनके समय अवधि में नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए यह कौन सा साधन है, इसे अस्थिर साधन कहते हैं। ऐसे साधन जिसमें परिवर्तन नहीं किया जाता वो होते हैं अस्थिर साधन। ऐसे साधनों पर होने वाले खर्च को अस्थिर खर्च कहते हैं। अब इनमें कितना भी खर्च हो सकता है, तो ये भी कोई फिक्स नहीं है। कच्चा माल कितना भी ला सकते हो, कम ज़्यादा कभी भी हो सकता है। ईंधन भी जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उसके अनुसार ही ईंधन खर्च होता है, तो ये कैसा हुआ, अस्थिर खर्च इसे माना जाता है। जबकि यंत्र सामग्री, औद्योगिक इकाई का मकान, व्यवस्थीकरण, स्टाफ इत्यादि साधनों के प्रमाण में कम अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, इसीलिए साधनों को स्थिर साधन कहा जाता है। यानी ऐसे साधन जिसमें स्थिर ही हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं होता, वो स्थिर साधन। जिसमें बदलाव किया जा सकता है वो होता है अस्थिर साधन। उन पर किए जाने वाले खर्च को स्थिर खर्च कहा जाता है। अब है कम अवधि। अभी हमने ये पढ़ा, अब इसमें कम अवधि और लंबी अवधि है, इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कम अवधि को। समय की दृष्टि से कम अवधि यानी कम समय, अर्थात ऐसे समय अवधि की जिसमें पीढ़ी के कद में कोई परिवर्तन न किया जा सके। यानी कम अवधि में ऐसा कुछ भी नहीं जो उसमें पीढ़ी में, कंपनी में या व्यवसाय में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव न किया जा सकता हो, किंतु उसके उत्पादन शक्ति का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उनमें बदलाव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उत्पादन जो करने का जो तरीका उसमें बदलाव करके, यानी उसमें और अधिक कुछ करके, जैसे मेंबर बढ़ाते या समय बढ़ा करके उसमें उत्पादन अधिक कर सकते हैं। कम अवधि समय का ऐसा किया जा सके जिसकी उत्पादन शक्ति क्या हो। कम अवधि समय का ऐसा अंतराल है जिसमें पीढ़ी के कई साधन स्थिर रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि उत्पादन के साधन तो स्थिर ही रहेंगे, उनको बदल नहीं सकते। अब बड़े बड़े मशीनें रोज रोज थोड़ी बदली जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके, श्रम करके, शक्ति डाल के उत्पादन को बढ़ा सकते हो, लेकिन जो स्थिर साधन है उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे प्लांट, यंत्र सामग्री, मकान इत्यादि किंतु
इत्यादि। किंतु ऐसी साधन, अब ये तो क्या है कि ऐसे साधन है जो स्थिर है, प्लांट है, यंत्र सामग्री, अब जो यंत्र है, मशीनें, क्या उनको बदल सकते हैं? जो मकान एक बार बना लिया गया है, जो फैक्ट्री है, उसको भी हम बदला नहीं सकते, तो ये स्थिर साधन है। जबकि कच्चा माल, श्रमिक, बिजली इत्यादि के प्रमाण में कमी वृद्धि करके उत्पादन में कमी वृद्धि की जा सकती है। जबकि क्या करेंगे, कच्चा माल ज़्यादा ले आएंगे, श्रमिकों को कम ज़्यादा कर देंगे, बिजली अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा कम जला लेंगे। इसमें हम इसके प्रमाण में कमी और वृद्धि दोनों ही की जा सकती है, क्योंकि ये अस्थिर होता है और वो यंत्र, प्लांट, मकान, सामग्री, ये सब क्या होती है, हमारे स्थिर साधन होते हैं। अब है लंबी अवधि, ये था कम अवधि। अब लंबी अवधि क्या है? समय की दृष्टि से लंबी अवधि अर्थात समय अवधि की जिसमें पीढ़ी के तमाम साधन अस्थिर हो जाते हैं। यानी लंबी अवधि यानी लंबे समय के लिए जब भी कोई उत्पादन किया जाता है तो ऐसे तमाम साधन, उनके काफ़ी सारे साधन जो क्या होते हैं, उनमें अस्थिर होते हैं, यानी परिवर्तन होते रहते हैं। अर्थात उन साधनों में जड़ मूल से परिवर्तन संभव है, यानी उनको एकदम से, आप जो शुरुआत से है उनको सब कुछ को बदल सकते हैं। यानी कच्चे माल से लेकर के, कच्चा माल शुरुआती होता है व्यवसाय में, यहाँ से हम उनको बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। प्लांट, यंत्र सामग्री, औद्योगिक इकाई का मकान इत्यादि के प्रमाण में कमी वृद्धि करके पीढ़ी उत्पादन में कमी और वृद्धि कर सकते हैं। जैसे 2 मशीनें और लगा लो, प्लांट और बढ़ा लो, औद्योगिक इकाई एक और बढ़ा लो, तो इससे क्या होगा, उत्पादन में के जो उत्पादन का जो प्रमाण था उसमें अगर कम कर देंगे तो कम हो जाएगी, एक यंत्र मशीन हटा देंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, एक मशीन और लगा लेंगे तो उत्पादन अधिक बढ़ा दिया जाएगा। पीढ़ी लंबी अवधि में नई और आधुनिक यंत्र सामग्री का उपयोग करके उत्पादन इकाई का कद विस्तृत कर सकती है। यानी लंबी अवधि में, जब लंबा समय है, अधिक समय में नई और आधुनिक यंत्र सामग्री का उपयोग करके, अब नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है, नए नए यंत्र चल रहे हैं, उसमें परिवर्तन करके क्या क्या उपयोग करके अपना जो उत्पादन है उसको और अधिक बढ़ा सकती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी से क्या होगी, मशीनें कई चीज़ ऐसे कि 4 घंटे का काम 1 घंटे में ही कर देती है, तो इससे क्या होता है कि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है इनके द्वारा। अब है उत्पादन का खर्च। ये तो था हमारा कम अवधि और लंबी अवधि। अब है हमारा उत्पादन का खर्च। उत्पादन का खर्च का वर्गीकरण। उत्पादन खर्च के वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा है, कम अवधि का उत्पादन खर्च और लंबी अवधि का उत्पादन खर्च। यानी कम समय में उत्पादन खर्च कितना होता है और लंबी समय यानी अधिक समय में उत्पादन खर्च किस प्रकार होता है। तो कम अवधि का उत्पादन खर्च को भी 2 भागों में बांटा है, स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च। और स्थिर खर्च में आता है औसत स्थिर खर्च और अस्थिर में आता है औसत अस्थिर खर्च। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। अभी हम इसमें पढ़ेंगे स्थिर खर्च, यानी जो खर्च स्थायी है, फिक्स है वो। कम समय अवधि में उत्पादन का प्रमाण बढ़े, यानी समय कम लगे और उत्पादन अधिक से अधिक हो या घटे, या तो कम अवधि में, कम समय में, या तो उत्पादन का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए या फिर नहीं हो, शून्य मतलब नहीं हो, किंतु खर्च में कोई परिवर्तन न हो। लेकिन फिर भी क्या है, खर्च में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उत्पादन का प्रमाण चाहे बढ़ रहा है, घट रहा है या नहीं के बराबर हो रहा है, लेकिन जो उनके साधन हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा हो, ऐसे खर्च को स्थिर खर्च कहते हैं। यानी वो खर्च तो स्थिर ही है, न वो खर्च कम हो रहा है न ज़्यादा हो रहा है, चाहे उत्पादन कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो खर्चा कितना हो, जितना हो रहा था उतना ही हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, आपके घर में 4 मेंबर है, एक इधर उधर कहीं चला गया है, तो आपके जो घर का जो महीने का खर्चा आपके ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, आपके उतना ही है, तो वो होता है हमारा स्थिर खर्च। यानी 10,000 रुपये जो महीने के खर्च हो रहे हैं वो 10,000 उतने ही हो रहे हैं, चाहे एक मेंबर आपका बाहर गया हुआ क्यों नहीं हो, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। ऐसे खर्च को क्या कहते हैं, स्थिर खर्च, यानी न कम न ज़्यादा। स्थिर खर्च को ओवरहेड खर्च भी कहा जाता है। ओवरहेड, ओवर यानी ज़्यादा, ज़्यादा खर्च भी कहते हैं।
अवधि में स्थिर खर्च का उत्पादन के कद के साथ कोई संबंध नहीं होता, यानी उत्पादन कितना ही कम ज़्यादा क्यों न हो, जो अवधि है, जो स्थिर खर्च है, जिस समय जितना है उतना ही रहने वाला है, ना वो घटता है ना बढ़ता है, यानी खर्च कैसा रहा, स्थिर खर्च ही रहता है। स्थिर खर्च में नियमित स्टाफ का वेतन, औद्योगिक इकाई के मकान का किराया, मिलकत व्यवसाय कर, लाइसेंस फीस, पूंजी पर ब्याज, बीमा का प्रीमियम इत्यादि का समावेश रहता है। जो स्थिर खर्च होता है इसमें क्या होता है, जो रोज का नियमित जो स्टाफ है उनको वेतन देना पड़ता है। अब मकान लिया हुआ है जहाँ पे औद्योगिक इकाई जो डाली हुई है उसका किराया है, व्यवसाय है, मिलकत व्यवसाय का है, यानी मिलकत जो करे, लाइसेंस की जो फीस है, पूंजी पर जो पैसा जो ब्याज के ऊपर आपने अपनी कंपनी के लिए लिया है उसका ब्याज है, बीमा प्रीमियम है, ये सभी इसमें समावेश होते हैं। अब ये ना कम हो सकते हैं ना ज़्यादा हो सकते हैं, चाहे आपका उत्पादन कम हो या ज़्यादा हो, ये तो हमें देना ही होगा क्योंकि ये हमारा स्थिर खर्च है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके उत्पादन में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। स्थिर खर्च की एक अनुसूची को हम अध्ययन करते हैं। अब स्थिर जो खर्च है उसकी अनुसूची के द्वारा हम उसको पढ़ते हैं। ये एक डायग्राम है जो है हमारा उत्पादन का प्रमाण जो दिखाता है, और वो हमारा स्थिर खर्च के अंतर्गत आ रहा है, यानी स्थिर खर्च किस प्रकार से होता है। इसको हम क्या करेंगे, एक डायग्राम से समझते हैं। पहले एक बार इसमें पढ़ते हैं। इधर हमारी क्या है, उत्पादन का प्रमाण, यानी आपका उत्पादन कितना हो रहा है, और ये खर्चा है। मान लीजिए आपने किराए पे एक मकान ले लिया है या औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक जगह ले लिए, आपको किराया तो देना ही पड़ेगा, तब से ही चालू हो जाता है। अब शुरुआत में तो आपका कौन सा उत्पादन हुआ, अभी तो आपने लिया है, तो लेकिन वो जो महीना है उसमें आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। अब आपका उसमें उत्पादन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये तो शुरुआत थी, लेकिन शुरुआत में भी क्या होता है, उत्पादन हो या नहीं हो उसमें कुल स्थिर खर्च शुरू हो जाता है, वो आपका न कम होगा न ज़्यादा होगा। यानी ये जो मान लीजिए किराया वगैरह है, टैक्स वगैरह, ये मान लीजिए ये है, तो ये वहीं से अगर आपने ब्याज के पैसे लिए हैं, लाइसेंस देना, फीस देनी है, और मजदूर आ गए, तो उत्पादन तो बाद में होगा लेकिन आपको उनको देने पड़ेंगे। फिर उत्पादन का प्रमाण अगर मान लीजिए 10 हो गया तो भी ये खर्चा जो चल रहा था उतना होगा। आप किराया को ज़्यादा कम थोड़ी देंगे, अब ब्याज ज़्यादा कम नहीं देंगे, यानी उस समय भी ये हमारा उतना ही रहता है। फिर 10 से 20 हो गया तो भी क्या हुआ, कुल खर्च हमारा जो था वो ही स्थिर ही रहेगा। 30 हुआ तो भी हमारा स्थिर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 40 होता है तो भी नहीं होगा, 50 होता है तो भी नहीं होता है, यानी कम अगर हमारा उत्पादन होता है तो भी फर्क नहीं पड़ता, शून्य है तो भी नहीं होता, और ज़्यादा अगर उत्पादन होता है तो भी हमारा जो स्थिर खर्च है वो जैसे था वैसे ही रहेगा। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि हमें क्या करना है, वो है आपकी O, X एंड Y। अब इस पे हमको क्या करना है, खर्च लिखना है, क्योंकि वो खर्च हो रहा है पैसे हमारे, तो OYX पे हमको लिखना है स्थिर खर्च, और OX पे हमको लिखना है उत्पादन का प्रमाण, यानी उत्पादन कितना हो रहा है, कम या ज़्यादा, उत्पादन का प्रमाण। ये हमारा OY पे आएगा, और सॉरी OX पे आएगा, और स्थिर खर्च हमारा OY पे आएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ हमें लेना है डिस्टेंस, 100 है अधिकतर, तो हम कैसे ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, तो 20, 40, 60, 80, 100, यानी कितने बढ़ा लो, हमको तो 100 तक ही दिखाना है ना इसमें। और इधर हमको कैसे लेना है, क्योंकि हमारा उत्पादन का प्रमाण कहाँ है, 50 तक है, तो ये इक्वल डिस्टेंस में 10, 20,
30, 40 और ये 50, ये हमने लिए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने के लिए है कि जो दोनों जो डिस्टेंस वो इक्वल होने चाहिए, यानी इन दोनों में, इनमें भी जो है डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए और इधर का जो लिया है उनमें भी बराबर होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका क्या है, डायग्राम आकृति जो आप बनाओगे वो गलत हो जाएगी। अब मान लीजिए शुरू में हमारा 0 था, ये उत्पादन प्रमाण नीचे ये रहा, उत्पादन प्रमाण हमारा कुछ भी नहीं था, फिर भी हमारा खर्चा कितना हुआ, 100 हुआ, ये देखो, जबकि हमारे पास तो कुछ उत्पादन हुआ ही नहीं, लेकिन खर्चा तो हमको देना पड़ा। फिर बढ़ करके 10 उत्पादन हुआ ये, तो भी आपका खर्चा कितना है, 100 ही है, यानी ना कम हो रहा है आपका खर्चा और ना ही आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। फिर जब 20 उत्पादन यानी और अधिक जब उत्पादन होता है तो भी आपका खर्चा उतना ही हो रहा है, 30 होता है तो भी इतना ही है, 40 होता है तो भी, यानी अगर आपका उत्पादन धीरे धीरे बढ़ भी रहा है तो भी आपके खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाहे वो उत्पादन 0 हो, चाहे वो कम हो या फिर ज़्यादा हो। यह आपका होता है, ये जो हमने इसमें लिया वो क्या लिया हमने, कुल स्थिर खर्च, ये हमारा कुल स्थिर खर्च है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुल स्थिर खर्च, क्योंकि ये जो रेखा बनाई है हमने कुल स्थिर खर्च की रेखा है, ए से बी, कुछ भी नाम डाल सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन ये हमारा डायग्राम है, यानी हमारा उत्पादन कम हो ज़्यादा हो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो इक्वल लाइन खींचनी है, मैं स्केल से नहीं खींचे, आप लोगों को तो एकदम से परफेक्ट डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखो, अब हम इसको एक बार डायग्राम को समझते हैं। अनुसूची में दर्शाए अनुसार पेन का उत्पादन, किसी भी वस्तु का ले लो, पेन ले लो, कुछ भी ले लो, ये अनुसूची है, पेन अनुसूची में दर्शाए अनुसार पेन का उत्पादन 0 हो, ये देखो 0 होता है, हो या 10, 20, 30, 40, 50, ये या तो 0 हो या ना कुछ भी नहीं हो, या फिर 10, 20, 30, 40, 50 इतनी बढ़ोतरी उत्पादन में हो जाए, किंतु उत्पादन खर्च प्रत्येक परिस्थिति में, यानी कोई सी भी परिस्थिति हो, उत्पादन की स्थिर जो कुल हमारा स्थिर खर्च है वो हमारा समान ही रहेगा, स्थिर ही रहता है, अर्थात 100 रुपये तो स्थिर है। ये देखिए, ऐसे खर्च को स्थिर खर्च कहा जाता है। ये देखिए सब में 100 ही आ रहा है ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे खर्च को क्या कहा जाता है, ऐसे खर्च को स्थिर खर्च कहा जाता है। यहाँ उत्पादन का प्रमाण बदलता है, देखो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन उत्पादन का प्रमाण क्या हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है, वो कम ज़्यादा हो रहा है, किंतु खर्च बदलता नहीं, इसीलिए कुल स्थिर खर्च कहते हैं। आ गया समझ में, उत्पादन का प्रमाण बढ़े घटे या 0 हो, लेकिन उसके अंदर जो खर्च है वो हमारा स्थिर ही रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, तो उसे हम स्थिर खर्च कहते हैं। आया समझ में, यहाँ उत्पादन का प्रमाण बदलता है किंतु खर्च बदलता नहीं है, इसीलिए कुल स्थिर खर्च इसे कहते हैं। आकृति में प्रस्तुत, आकृति में ओ एक्स अक्ष पर, ये ओ एक्स अक्ष पर क्या किया है, हमने उत्पादन का प्रमाण दर्शाया था आकृति में दर्शानुसार, और ओ वाई पे हमने क्या किया था, कुल स्थिर खर्च दर्शाया है। आकृति में दर्शानुसार 0, 10, 20, 30, 40 या 50, ये 0, 10, 20, 30, 40 या 50 हो, ये धीरे धीरे चाहे बढ़ रहा हो, किंतु खर्च हमारा क्या है, एक ही है, जो है हमारे 100 रुपये। आकृति में कुल स्थिर खर्च की रेखा क्षैतिज रेखा के समानांतर होती है। एक चीज, ओ एक्स पर मैंने आपको कौन सी रेखा बता रही है, क्षैतिज रेखा, और जो ओ वाई रेखा होती है वो उधर रेखा, तो ये सीधी रेखा है, ओ एक्स अक्ष की जैसी है, तो ये कौन सी रेखा हुई हमारी, ये हुई हमारी क्षैतिज रेखा।
तो क्षैतिज रेखा के समानांतर होती है, यानी ये जो क्षैतिज रेखा है इसी के समानांतर होती है। समान यानी इसके जैसी की जैसी होती है, इसके समान ही होने के कारण इसको समानांतर रेखा कहा गया है। ये था हमारा स्थिर खर्च। स्थिर खर्च मेरे अनुसार तो आपको समझ में अच्छे से आ ही गया होगा कि स्थिर खर्च किसे कहते हैं। ऐसे उत्पादन में जिसमें उत्पादन बढ़े, घटे या स्थिर रहे। उत्पादन बढ़े, घटे या स्थिर रहे, लेकिन जो उसमें खर्चा होता है ना बढ़ता है ना कम होता है। जो पहले था वो ही बाद में है, यानी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता उत्पादन के बढ़ने या घटने पर। ऐसे खर्च को कुल स्थिर खर्च कहते हैं। और ये उसका डायग्राम अब है अस्थिर खर्च। कोई भी पीढ़ी या औद्योगिक इकाई उत्पादन के अस्थिर साधन पर जो खर्च करती है। अस्थिर जो चीज़ स्थिर नहीं रहती है, परिवर्तित होती रहती है। ऐसे में जब कोई चीज़, वस्तु, जब कोई साधन पर, अब उसमें क्या उत्पादन है तो साधन तो लगेंगे, तो उनमें जो चीज़ जो खर्च होता है उसे अस्थिर खर्च करते हैं। ऐसे पैसे के जो साधनों में कम ज़्यादा होता रहता है, ऐसे उत्पादन के साधनों में उसे अस्थिर खर्च कहते हैं। कम अवधि में उत्पादन की सपाटी में परिवर्तन होने से, कम अवधि में अगर उत्पादन जो हो रहा है उसमें भी परिवर्तन होता है तो होने से खर्च में बदलाव होता है। स्थिर में तो क्या था कि उत्पादन घटे, कम हो, बढ़े, कुछ ही फर्क हो, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अस्थिर में क्या होता है, अगर उत्पादन कम होता है, ज़्यादा होता है, तो उसके अनुसार ही उसके खर्च में भी परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन को अस्थिर खर्च कहते हैं। उत्पादन बढ़ने पर खर्च बढ़ता है, उत्पादन घटने पर खर्च कम हो जाता है। यानी जिस प्रकार से उत्पादन बढ़ेगा और घटेगा, बढ़ता है तो खर्च भी बढ़ जाता है, और अगर उत्पादन खर्च कम होता है तो खर्च है वो भी कम होता है, यानी अस्थिर खर्च माना जाता है। और अगर मान लीजिए उत्पादन नहीं होता है, शून्य ही रह जाता है, तो फिर क्या होगा, खर्चा भी बिल्कुल ही नहीं होगा। जो अस्थिर है, जो साधन है, साधनों की बात है यहाँ पे, उसमें फिर खर्चा भी नहीं होता है। अस्थिर खर्च में कच्चे माल, ईंधन खर्च, बिजली का बिल, वाहन व्यवहार, श्रमिकों का वेतन, लगने वाले कर इत्यादि का समावेश होता है। अब जब आपने काम ही शुरू नहीं किया तो कच्चा माल क्यों मंगवाएंगे, नहीं मंगवाएंगे। तो जो कच्चा माल नहीं मंगवाएंगे, मान लीजिए, फिर जब कच्चा माल नहीं आया आपके पास तो श्रमिक भी नहीं है। श्रमिक क्या करेंगे, जब सामान ही नहीं है तो श्रमिक भी नहीं है, और श्रमिक नहीं है तो बिजली भी नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड होती है, यानी खर्चा नहीं होगा। खर्चा कब होगा, खर्चा जब होगा जब उत्पादन काम शुरू हो जाएगा, तब जो खर्चा होता है। और जब तक कोई उत्पादन ही नहीं किया जा रहा है, कोई चीज़ शुरू ही नहीं करी जा रही है, तो उसमें खर्च भी फिर नहीं होता है, या शून्य के बराबर होता है, या फिर उत्पादन के अनुसार इसमें कम ज़्यादा खर्च होता रहता है। अब सामान नहीं है तो आपको वाहन की कहाँ ज़रूरत आ गई। आपने उत्पादन किया ही नहीं है, आपके पास कोई वस्तु है ही नहीं, तो आपको क्या करना है उसमें, वाहन वगैरह लाके, तो आपके पास क्या हुआ, ये भी खर्चा बच गया। कोई सामान नहीं है, कोई बेचना नहीं, कोई मंगवाना नहीं है, ना श्रमिक है, ना जगह है, ना यंत्र है, ना साधन है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसे में जो खर्च होता है वो भी नहीं होता। खर्चा कब होता है, जब आप उत्पादन स्टार्ट करते हो, शुरू करते हो। स्थिर और अस्थिर खर्च के बीच का अंतर केवल समय की कम अवधि में ही संभव है, यानी समय के अनुसार इनका खर्च या किस प्रकार से होगा। अगर मान लीजिए 100 दिन की आपकी जो समय पीरियड है, अगर समय आपका कम है तो उसके अनुसार ही आपका खर्च में परिवर्तन, स्थिर और अस्थिर जो खर्च होता है उसमें बदलाव किया जा सकता है, अन्यथा इनमें बदलाव नहीं होता है। तो आज का लेक्चर तो हम यहीं रोकेंगे, क्योंकि फिर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, डायग्राम वगैरह। तो आज हमने ये जो स्थिर खर्च की प्रक्रिया की जो आकृति करी है, वो आकृति आपको बनानी है,
और इसको पढ़नी है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकेंगे, आगे का लेक्चर कंटिन्यू हम कल करेंगे। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अभी साथ के साथ आप लोग ये पढ़ते जाओ, और जो क्वेश्चन इनके बनते हैं साथ के साथ वो भी लिखते रहो, ताकि आपको बाद में कोई समस्या ही नहीं आएगी कि एक बार में काफ़ी सारा होगा। अब इनसे जो भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, आपको कोई कुछ क्या मतलब कोई प्रॉब्लम तो आने वाली नहीं है, बल्कि आपका फ़ायदा ही होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों, लेकिन पढ़ेंगे अभी इक्वल। थैंक्स।